नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमिल और संस्कृत की संस्कृति के बारे में बताएंगे, जिसका प्रमाण तमिल जन अनुश्रुतियों और परंपराओं में भी मिलता है। या यूं कह ले कि उत्तर और दक्षिण का संबंध बहुत प्राचीन है, जिसका प्रमाण तमिल जन अनुश्रुतियों और परंपराओं में मिलता है। ये तो बात है कि परंपराओं का तिथि निर्धारण निश्चय पूर्वक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन परंपराओं में, जन अनुश्रुतियों और परंपराओं में जो सत्य गूंजता है वही तो हमारी जाति का इतिहास है, वही तो हमारी संस्कृति का इतिहास है। हम हमेशा से जन अनुश्रुतियों को अनदेखी करते आए हैं। हम ये मानते हैं कि किसी भी भाषा पर वहाँ के भूगोल का, वहाँ के भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव तो होता है, लेकिन तमिल जन अनुश्रुतियों और परंपराओं में जो संस्कृत और तमिल के संबंध दिखाए गए हैं, जो उत्तर और दक्षिण भारत के संबंध दिखाए गए हैं, वो बहुत प्राचीन हैं। मसला ये है कि जब दक्षिण भारत में या अगस्त ऋषि के जाने से पहले दक्षिण भारत में केवल दक्षिण भारत जंगलों से भरा पड़ा था, और कहते हैं कि असभ्यता वहां ज्यादा संचरित थी। एक समय ऐसा हुआ कि शिव जी के विवाह के समय, जब उमा से उनका विवाह हो रहा था, तो सभी दक्षिण भारत के ऋषि मुनि उत्तर के उच्च पर्वतों पे पहुंच गए, या यूं कह लीजिए कैलाश सभी चले गए शिव जी के शादी में। तो अब सबसे बड़ा कठिनाई ये हुआ सामने कि धरती का, कहते हैं कि संतुलन बिगड़ गया। मैं ये तमिल जन अनुश्रुतियों के हिसाब से कह रहा हूं, जो कि कोई नया कथा नहीं है, कोई नई कहानी नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। हमने अभी भी कहा कि हमारी जन अनुश्रुतियों और परंपराओं में जो सत्य गूंजता है उसी में तो हमारा इतिहास है। हम उसे हमेशा से अनदेखी करते आए हैं। तो इसको बहुत सीरियसली समझने का प्रयास कीजिएगा, और देखिएगा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी यहां से प्रश्न आए हैं। तो अगस्त ऋषि को शिव जी ने नियुक्त किया दक्षिण भारत में सभ्यता का विकास करने के लिए। चूंकि जब धरती का संतुलन बिगड़ गया, सारे ऋषि मुनि उत्तर के उच्च स्थानों पे पहुंच गए शिव जी के विवाह में, तो धरती का संतुलन जब बिगड़ा तो यही देवता लोग गए शिव जी के पास कि कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तो शिव जी ने धरती के संतुलन के लिए, तो शिव जी ने इसके लिए अगस्त ऋषि को चुना और कहा कि आप दक्षिण भारत जाएं। देखो, दक्षिण का मतलब ये होता है कि उत्तर से आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे तो आप समझिए दक्षिण की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो केवल शिव जी ने विंध्य पार करके जो दक्षिण है, जो भारत बीचों बीच विंध्य रेंज से 2 पार्ट्स में बटती है, नॉर्थ और साउथ में, या 2 भाग में बटती है, उत्तर और दक्षिण में। तो वो विंध्य पार करके जो दक्षिण है, जो अगस्त गए, केवल उसी के लिए केवल अगस्त ऋषि का केवल दक्षिण भारत के ही सभ्यताकरण की नियुक्ति नहीं हुई थी। एक और ऋषि हैं पाणिनि, वो भी थे। तो ये कथा क्या कहती है कि इस संतुलन को बनाए रखने के लिए देवताओं ने कहा कि एक ऐसा कोई आकर्षक व्यक्ति को दक्षिण भारत भेजिए, जिससे उससे आकर्षित होकर लोग उनके पीछे जाएं और वहां एक सभ्यता का विकास हो। तो जब शंकर जी अगस्त ऋषि को बुलाते हैं, तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि साउथ, जो दक्षिण भारत है, उसकी भाषा तो हमें नहीं आती, हम तो वो भाषा नहीं जानते, तो हम कैसे वहां पे सभ्यता का विकास करेंगे। अब देखिए, रामायण में भी आप देखिएगा, रामचंद्र का संवाद या साक्षात्कार
अगस्त ऋषि से होता है, तो इसकी पूरी प्रमाण है कहीं ना कहीं अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का सभ्यताकरण किया था। इसका भी मैं प्रमाण दूंगा तमिल जन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार। तो शिव जी ने क्या किया, शंकर जी ने क्या किया कि दो लोगों को बुलाया, अगस्त ऋषि को भी और व्याकरणाचार्य ऋषि पाणिनि को भी। किया क्या, पाणिनि को अपने दाहिने साइड खड़ा किया और अगस्त ऋषि को अपने बाएं साइड, और जो शिव जी का डमरू था उस पर उन्होंने थाप मारना स्टार्ट किया। थाप, जो बाएं थाप से जो धुन निकला, बाएं थाप से जो धुन निकला या ध्वनि निकली, उससे तमिल का निर्माण हुआ, तमिल भाषा का निर्माण हुआ। और दाएं थाप से जो धुन निकली, चाहे दाएं थाप से जो धुन कह सकते हैं आप, या जो ध्वनि निकली, उससे संस्कृत का निर्माण हुआ। वैसे भी आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण के पाणिनि ही हैं रचयिता, और तमिल व्याकरण के रचयिता है अगस्त ऋषि। उस किताब का नाम है अगस्त्यम। अगस्त्यम तमिल व्याकरण है और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। तो इस तरीके से दाहिने थाप से संस्कृत और बाएं थाप से तमिल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं तमिल और संस्कृत का जो उद्गम बिंदु है वो एक ही है। यही तो मैं बता रहा था कि उत्तर और दक्षिण का जो संबंध है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत प्राचीनतम परंपरागत है, जिसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। हम हर चीज को इग्नोर कर देते हैं और अपनी जन अनुश्रुतियों पर ध्यान नहीं देते, अपनी परंपरा पर ध्यान नहीं देते। और जो हमारी परंपराओं में कथाएं हैं, ये छोटी छोटी कथाओं में बहुत बड़े बड़े ज्ञान हैं, लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं दे पाते। ये वीडियो बस आपको प्रेरित करने के लिए है, और ऐसा भी नहीं है कि यहां से पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहां से पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न भी पूछे गए हैं। केवल यही नहीं, मैं कह दूं कि अगस्त ऋषि फिर साउथ गए, वहां पे फिर सभ्यता का विकास किए। बिंद बीच में पड़ा। बिंद तो कहते हैं कि अगस्त का शिष्य भी था, तो बिंद उनके चरणों में झुक जाता है, भूमिपिष्ट होकर झुक जाता है, और कहते हैं कि जब मैं उधर से लौटूं तब तुम उठना। कहते हैं कि अभी तक अगस्त उधर से पीछे नहीं आया, अभी तक उधर से लौटे नहीं है, अभी तक बिंद झुकी हुई है। तो ये तो तमिल परंपरा के अनुसार है, लेकिन ये वैज्ञानिक भी है। जो दाहिने थाप से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो बाएं थाप से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, ध्वनि का भी एक अपना साइंस है। ये प्रकृति से हो रही थी। ध्वनि का भी एक अपना आकार है, नहीं? फिजिक्स भी कहता है। तो कहना मेरा यह है कि आज भी देख लो कि भारत की जितने भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषा है, वो संस्कृत की घाट पर ही पानी पीकर जीती हैं। ये भाषाएं संस्कृत की घाट पर पानी पीकर आज भी जीवंत हैं, और आज की किसी भी आधुनिक भाषा में वो शक्ति नहीं है जो नए शब्दों को गढ़ सके। वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा के अंदर था। और आज भी जब किसी नई भाषा को गढ़ने की बात होती है तो हमें संस्कृत की ओर ही जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं, कुछ ऐसी भाषा है जो हमारी आपकी मातृभाषा नहीं है। सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। संस्कृत ही हो गई, क्या हमारी और आपकी मातृभाषा है? हिंदी हमारी और आपकी मातृभाषा है। ये
मातृभाषा तो जो क्षेत्रीय होता है वो, ये तो सबकी थी। आज हिंदी सब स्वीकार इसलिए कर पा रहे हैं कि ये किसी की मातृभाषा नहीं है, इसलिए सब इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई क्षेत्रीय नहीं है, संस्कृत कोई क्षेत्रीय नहीं था। खैर, मैं तमिल परंपरा के हिसाब से, बातें बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन तमिल परंपरा के हिसाब से संस्कृत और तमिल का उद्गम स्थल एक ही था। और जिस तमिल भाषा से दक्षिण भारत का सभ्यताकरण हुआ, और अगस्त ऋषि का जो तमिल व्याकरण है उसको अगस्त्यम कहा जाता है। नहीं, और ध्यान रखिएगा, बाएं तरफ अगस्त ऋषि और दाएं तरफ ऋषि पारणी, दाया और बाया का उद्गम स्थल शिव के थाप से ही है। तमिल और संस्कृत व्याकरण का विकास एक साथ, तो दोनों का प्राचीनता लगभग सेम है। इसलिए उत्तर और दक्षिण भारत का जो संबंध है वो बहुत प्राचीन है। संस्कृत और तमिल का जो संबंध है वो बहुत प्राचीन है। इसे अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सांस्कृतिक जो समागम है, जो भाषागत समागम है, उसे हमें देखना होगा, उसे हमें समझना होगा। ठीक है, और अपनी परंपराओं पर, अपनी परंपरा और अपनी जन अनुश्रुतियों में जो सत्य गूंज रहा है उसे महसूस कीजिए, उसे महसूस कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।